दोस्तों नमस्कार। मध्य रात्रि का समय है और नींद नहीं आ रही। और मेरी तरह शायद आज उस किसी भी भारतीय को जो भारत में रहता हो, जब भारत से बाहर रहता हो, शायद नींद ना आ रही हो। और उस भारतीय को तो आज बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी जिसने राहुल जी का भाषण सुना हो। दोस्तों, भाषण देना एक कला है, बोलना एक कला है, और मैं मानता हूँ कि ये कला मोदी जी के पास बहुत अच्छी से है और इस कला का वो बेखूबी इस्तेमाल भी करते हैं। जहाँ तक बात करूँ राहुल जी की, कांग्रेस की, इंडिया की, भारत की, हिंदुस्तान की, किसी की भी, जो आज राहुल जी ने बातें कही वो कहीं ना कहीं दिल में बातें, जैसे उन्होंने कहा कि जो बात दिल से कही जाती है वो बात सीधी दिल में लगती है। तो ऐसी ही बात उन्होंने कही और पूरे भाषण के दौरान उन्होंने जो बातें कही तो मैं सो नहीं पाया। करीब 3 घंटे से सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन नींद नहीं आ रही, बहुत दूर है नींद, क्योंकि मुझे भी इस देश की चिंता है, मुझे भी अपनी चिंता है, मुझे भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, मुझे भी इस भारत की चिंता है, मुझे भी इस हिंदुस्तान की चिंता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप भी कहीं ना कहीं चिंतित जरूर होते होंगे जब आपको देखते होंगे ऐसी ऐसी घटनाएं होते हुए अपने पास, इस तरह का भ्रष्टाचार होते हुए अपने पास, जिसको आप देखते हुए भी अपने आप को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं राहुल जी की बात से स्टार्ट करता हूं और मुझे बड़ी खुशी हुई उनकी आज बातें सुनकर, और जिस तरह से जिस निडरता के साथ उन्होंने अपनी बात को संसद में रखा, इसी तरह से अगर हर व्यक्ति अपनी बात को, क्योंकि संविधान हमें अपनी बात को रखने की आज़ादी देता है और हमें अपनी बात को रखना चाहिए। और मैं राहुल जी की बड़ी तारीफ करता हूं और उम्मीद करता हूं आपसे कि एक बार आप राहुल जी का वो भाषण जरूर सुने जो उन्होंने लोकसभा में दिया। दोस्तों, उन्होंने बात की भारत जोड़ो यात्रा की, उन्होंने बात की अहंकार की। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, हर व्यक्ति में अहंकार है, हर व्यक्ति कहीं ना कुछ पाना चाहता है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बनना चाहता है। मैं भी बनना चाहता हूँ, मेरी भी कोशिश है कि मैं ये बनूं, मैं वो बनूं। लेकिन अगर कुछ बनना है तो इसके लिए अहंकार को त्यागना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वो 8 किलोमीटर मतलब हर रोज दौड़ते हैं 8 किलोमीटर। तो जो व्यक्ति 8 किलोमीटर हर रोज दौड़ता हो उसके लिए 25 किलोमीटर चलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो ये एक अहंकार है व्यक्ति के अंदर कि मैं ये कर सकता हूं। लेकिन जब व्यक्ति करने जाता है, जब व्यक्ति धरातल पर जाता है, जब व्यक्ति लोगों के बीच में जाता है, तब उसको कहीं ना कहीं पता चलता है, तब उसको कहीं ना कहीं एहसास होता है कि जो घमंड वो पाले हुए था वो घमंड कुछ भी नहीं है। उस घमंड को चकनाचूर होने में 1 मिनट नहीं लगता। लेकिन वो घमंड चकनाचूर तभी होगा जब हम कुछ कोशिश करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों की बात सुनेंगे, लोगों की आवाज बनेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, लोगों को अपनी बात बताएंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि वो मणिपुर में गए जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आज तक शायद जाने की हिम्मत नहीं कर पाए और हिम्मत कर भी नहीं पाएंगे। और इसी तरह के हालात हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं हरियाणा में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह उन्होंने इस तरह के हालात क्रिएट करने की कोशिश की। दोस्तों, मणिपुर और जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, इस एरिया को कहीं ना कहीं हम लोग नहीं जानते, बहुत कुछ नहीं जानते। और इन लोगों को देखकर जब ये लोगों को, हम दिल्ली में जाते हैं, कहीं जाते हैं, या इन लोगों को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन लोगों को भारतीय भी नहीं मानते। लेकिन ये भारत का एक अटूट हिस्सा है दोस्तों, अटूट हिस्सा। और इन्हीं से कहीं ना कहीं भारत बनता है। जो ये हमारे 7 राज्य हैं, इन्हीं से भारत बनता है। लेकिन मोदी जी को इनकी कोई चिंता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को इनकी कोई चिंता नहीं है। और अगर चिंता है तो एक आम भारतीय को है, मुझे है, आपको है। इतनी वहां पर हत्याएं हुई, ओपन वहां पर फायर हुए, 2 जातियों को आपस में लड़ाया गया दोस्तों। जिस तरह से पूरे देश को हिंदू मुसलमान में, हिंदू सिख में, और अगर हम बात करें अपने एरिया की, हर जगह पर हर जातियां, तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लड़ाया जा रहा है। और ये चीजें आपको समझनी चाहिए दोस्तों। तो जो दोस्तों इन्होंने मणिपुर के हालात किए, और राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा, भारत माता की जय, वंदे मातरम।
ये जो नारे हैं, ये नारे कहीं ना कहीं शालीनता के हैं, ये नारे कहीं ना कहीं प्यार के हैं, ये नारे कहीं ना कहीं मोहब्बत के हैं, ये नारे कहीं ना कहीं अपने अंदर एक जो हमारा रक्त है उसमें संचार लाने के हैं, ये नारे कहीं ना कहीं हमारे अंदर देशभक्ति की भावना लाने के हैं। भारत माता की जय चिल्लाना, चीखना, ये कोई नारे नहीं है दोस्तों, ये नौटंकियां हैं। और जो ये नौटंकियां पिछले 10 साल से चल रही हैं इस देश के अंदर, इस देश का सत्यानाश हो चुका है दोस्तों। क्या हासिल किया हमने कितने बड़े बड़े इवेंट किए, यहाँ से जहाजों में भर के आदमियों को भेजा गया, अमेरिका भेजा गया, जर्मनी भेजा गया, ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, मोदी 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 मोदी। क्या हासिल किया आपने वहां पर जाकर? कुछ नहीं हासिल किया दोस्तों। एक कड़वी सच्चाई दोस्तों, बहुत लोगों को बुरी लग सकती है और मैं माफी चाहूंगा किसी से अगर किसी को बुरी लगे, इस चीज को बुरा ना समझे, बात को समझने की कोशिश करें दोस्तों। जब तकलीफ होती है, जब दर्द होता है, वो महसूस होता है इंसान को, तो उसके कहीं ना कहीं आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स आप समझ सकते हो कि आज जो हो रहा है, जो मैं आज कार्य कर रहा हूं, जो मैं आज कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहा, तो उसके कहीं ना कहीं इफेक्ट मेरे को 20-25 साल बाद आएंगे। 1984 की घटना की बात करते हैं दोस्तों। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बीजेपी को वोट क्यों ना दें, आप कांग्रेस को सपोर्ट क्यों करें, आप समझिए बातों को। 1984 की अगर हम बात करें दोस्तों, बहुत पुरानी बातें नहीं करते क्योंकि उन बातों में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी ना तो उम्र है, ना हम उन चीज़ों को समझ सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अपने समय के हिसाब से होते हैं। 1984 में कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण, कुछ चुनिंदा लोगों की, क्योंकि एक ऐसा देश है जिसके अंदर विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, सब कुछ है, और एक सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म को भी हमने ही खत्म किया है। कोई भी इस देश में जितने भी 99% मुस्लिम हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू थे, आज वो हमारे से लड़ रहे हैं। सिखों का जो इतिहास है कोई बहुत पुराना नहीं है, सिर्फ 400 साल पुराना इतिहास है, वो आज हमसे लड़ रहे हैं। रोड जाट से लड़ रहा है, जाट राजपूत से लड़ रहा है, राजपूत गुज्जर से लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है, वो से लड़ रहा है, सिर्फ किस लिए कि इनकी कुर्सी बची रही। दोस्तों 1984 में जो इंसिडेंट हुए और जिस तरह से सिखों का कत्लेआम किया गया, होता है ऐसा क्योंकि कहीं ना कहीं एक्शन का रिएक्शन होता है, वो किसी के बस की बात नहीं है। वो बहुत ही एक शर्मसार घटना थी और उस घटना की हम निंदा करते हैं और निंदा करनी भी चाहिए। कहीं ना कहीं जिस भी व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया है, मैं उसको भारतीय मानता हूँ। ये धर्म और जातियां बाद की बातें हैं सारी की सारी। तो जिस तरह से 1984 में दिल्ली में लगाइए, पंजाब में लगाइए, या दिल्ली में ज़्यादा ये इस तरह हुए, पंजाब में शायद उसका इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके इफेक्ट कितने बुरे आए दोस्तों कि पूरा का पूरा पंजाब, एक डर का माहौल जो वहां पर क्रिएट हुआ, पूरा का पूरा पंजाब कहीं ना कहीं विदेशों में माइग्रेट हो गया। आज पंजाब में पंजाबियत खत्म हो चुकी है दोस्तों। आज पंजाब में पंजाबी नहीं बसते, आज पंजाब में बसता है बिहार। आज क्योंकि वहां से भी माइग्रेशन हुआ, वहां से भी माइग्रेशन हुआ। किसी को भी हम रोजी रोटी देने में सफल नहीं है, किसी को भी हम सफलता देने में सफल नहीं है। हम स्मार्ट सिटियां बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम लोगों को नकली सपने बेच रहे हैं, पानी खरीद कर पी रहे हैं दोस्तों, पानी खरीद कर पी रहे हैं, बोतल्स में खरीद कर पी रहे हैं। क्या हमारे बाप दादाओं ने सोचा था कि हम पानी भी खरीद के पियेंगे? क्या हम ऑफिस में बोतलें सजा के रखेंगे? पानी भी खरीदने की चीज होगी। अगर 5 साल आपने और इस सरकार को दे दिए दोस्तों, सांस भी आपको खरीद कर लेना पड़ेगा। मैं ये गारंटी देता हूं आपको, आप चीजों को समझिए। 1984 में जो हुआ उसके आफ्टर इफेक्ट आज पंजाब के अंदर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं माइग्रेशन हुआ और यही चीज आज हरियाणा के अंदर है दोस्तों। हम बड़े खुश होते हैं कि हम विदेशों में जा रहे हैं, हम पटाखे बजाते हैं, हम ये करते हैं, मेरा बच्चा विदेश में सेटल हो गया, हम फोटो डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन ये सत्यानाश हो रहा है कहीं ना कहीं। ये हमारी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, ये हमारा समाज बर्बाद हो रहा है, ये हमारा भारत बर्बाद हो रहा है, मैं बर्बाद हो रहा हूं, आप बर्बाद हो रहे हैं। इस बर्बादी को कैसे रोका जा सकता है दोस्तों? हम बड़े खुश होते हैं विदेश में जाके। क्या इस देश से सुंदर देश और इस देश से सुंदर संस्कृति, अच्छी संस्कृति, प्यार मोहब्बत कहीं और मिल सकती है? क्या आपको अपने माँ बाप जैसा प्यार, भाई जैसा प्यार, बहन जैसा प्यार, अपने रिश्तेदारों जैसा प्यार, आपके गांव का माहौल, आपके गली मोहल्ले, क्या आपको अमेरिका की वो उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में और बड़ी बड़ी कारों में फोटो खिंचवा के, सेल्फी खिंचवा के उन अंग्रेजों की गुलामी करके मिल सकती है दोस्तों? जो खुशी आपको अपने परिवार में एक दाल रोटी खाकर मिलती है ना, उस खुशी का कोई
ठिकाना नहीं है। आज इन्होंने हरियाणा को बर्बाद करने की कोशिश की हुई है दोस्तों। हरियाणा को इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आप मेवात का एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों। मेवात में क्या हुआ, कहीं ना कहीं गोरक्षा के जो ये गोरक्षक बनते हैं, जो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने अपने मुख्यमंत्री आवास से गाय तक हटा दी। किस किस बीजेपी के नेता ने वहां पर अपने यहाँ पर गायें पाली हुई हैं दोस्तों? किसी ने नहीं पाली। सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलर बन के बैठे हुए हैं। नौकरियां आज भी बिक रही हैं। कौन नौकरी लगता है दोस्तों? एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है बिना बात का। किसी को रोजगार नहीं दिया जा रहा। अगर रोजगार दिया जा रहा होता तो जिस तरह से सिखों ने 1984 में यहां से डर के मारे पलायन किया, इस देश को छोड़ा, इस देश को बुरा भला कहा, और आज जिसके इफेक्ट हम दूसरे देशों में जाकर देखते हैं कि कोई खालिस्तानी रेफरेंडम हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं। ये हमारी गलतियां हैं जिनकी सजा हमें आज भुगतनी पड़ रही है। और इन लोगों के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है इस सरकार का। ये सरकार पिछले 10 साल से हिंदुत्व के नारे लगा रही है। कहां है हिंदुत्व? क्या क्या हुआ? कौन सा हिंदुत्व हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। हर चीज में नौटंकी, हर चीज में दोगलापन, हर चीज में दोगलापन। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे जो, वो तो हर चीज में दोगलापन क्या कहूं मैं, उसके आगे जितनी मर्जी जीरो लगा लीजिए, इतना दोगलापन कहीं ना कहीं रखते हैं। वो अमर होना चाहते हैं दोस्तों, वो अमर होना चाहते हैं। 10 साल उन्होंने राज कर लिया, जैसे भी हुआ। चलो हिंदुस्तान की जनता ने और जनता के वोटों का कहीं ना कहीं सम्मान करना चाहिए, जनमत का सम्मान करना चाहिए, और सम्मान हुआ तभी उन्होंने 10 साल राज किया। लेकिन वो किसी भी कीमत पर अमर होना चाहते हैं। लोग तो कहते हैं कि पुलवामा भी उन्होंने करवाया था। मैं नहीं कहता, बहुत से लोग कहते हैं कि पुलवामा भी उन्होंने करवाया था। पुलवामा भी बीजेपी ने करवाया था। क्योंकि हिंदुत्व भी तभी खतरे में आता है जब चुनाव होते हैं। देश भी खतरे में तब आता है जब चुनाव होते हैं। अब भी चुनाव आएंगे दोस्तों, आप नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए इस चीज को, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। जब भी चुनाव आएंगे, जब भी इस देश में पूरे लोकसभा के चुनाव होंगे, तब भी ये देश खतरे में आएगा, हिंदुत्व भी खतरे में आएगा। चीन भी हमला करेगा, पाकिस्तान भी हमला करेगा, इवन नेपाल तक आपके ऊपर हमला करेगा दोस्तों। और बांग्लादेश और श्रीलंका की बात तो आप छोड़ दो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिनको इस नकली पन्ने, हमारे दिमाग ने, हमारा जो माइंड है उसको ब्रेन वॉश किया हुआ है। आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करता हूं। मैं करनाल में रहता हूं, एक छोटा सा शहर है। मैं उस छोटा सा शहर जो कि हरियाणा का एक जिला है। हरियाणा मतलब हरि का प्रदेश, जहां पर आज तक कभी हमने लड़ाई झगड़े और ये नहीं सुने दोस्तों। जाट आंदोलन किसने कराया? बीजेपी सरकार ने कराया। अभी कैथल में राजपूत भाइयों को और गुजरों भाइयों को किसने लड़ाया? बीजेपी ने लड़ाया। अब मेवात में किसने लड़ाई कराई? बीजेपी ने करवाई। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के लोग फिर भी अच्छे हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनको समझ है, वो कहीं ना कहीं अपने काम धंधों में व्यस्त है। इस देश की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ से चलती है। जितने भी हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते हैं मैक्सिमम नॉर्थ में होते हैं। कोई भी पॉलिटिकल स्टंट होते हैं मैक्सिमम नॉर्थ में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं सरकारें हैं। इनका उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो कहीं ना कहीं पूरी भारत की राजनीति को प्रभावित करता है। करीब मैं तो कहूं कि 1/4 हिस्सा ही भारत की राजनीति का उत्तर प्रदेश से चलता है, और उन्होंने उत्तर प्रदेश को कब्जा किया है। वहां पर बुलडोजर चलाना कौन सी बड़ी बात है दोस्तों? अगर मैं सरकार में हूं, मैं डीसी हूं, मैं एसपी हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं एमएलए हूं, मैं कुछ हूं, तो किसी के घर को तोड़वाना, किसी के घर पे बुलडोजर चलाना कौन सा बड़ा मतलब बहादुरी का काम है क्या? बुलडोजर बाबा बनना ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। किसी के घरों को गिराना, किसी का घर वैसे नहीं बनता, 2-2 पीढ़ियां तक खत्म हो जाती है किसी के घर बनाने में। एक ईंट लगा के देखो, एक ईंट भी 10 रुपए की आज की डेट में, और आप किसी का बना बनाया घर गिरा रहे हो। किस लिए? आप रोका क्यों नहीं आपने उनको? आपने उनको ये काम करने क्यों दिया? आप उनको उकसाते हो, पहले आप उनको उकसाते हो, आपके लोग उकसाते हैं, आपके लोग उनके अंदर बीच में घुस के इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, तब लोग ये जाके उकसावे में आकर ये करते हैं। जब हिंदुस्तान के पास इतनी बड़ी फौज है, आपके पास उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी पुलिस है, हर राज्य के पास इतनी बड़ी पुलिस है, उसके बाद भी कैसे होती है? मैं बात करता हूं हरियाणा की दोस्तों। हरियाणा में बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ता हूं आपके सामने, झोली फैलाता हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को अगर इस हरियाणा को बचाना है ना, इस माइग्रेशन को बचाना है, और इस देश हरियाणा को वैसे ही खुशहाल रखना है, तो भारतीय जनता पार्टी को मैं ये कहता हूं, कोई भी जो भी व्यक्ति समझदार हो, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, जिस व्यक्ति को थोड़ी सी समझ हो, एक दिन वो करनाल आ जाना दोस्तों, इस सीएम सिटी में आ जाना।
जिसको हम सीएम सिटी कहते हैं, करनाल आ जाना, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इस वो सीएम सिटी है जिसकी कैमरों के नीचे राजस्थान से आए गरीब लोग आके सोते हैं और उनको सुबह 112 की पुलिस आके डंडे मार के उठा के भगाती है। ये वो सीएम सिटी है दोस्तों जहां पर हर रोज नए नए फवारे लगाए जाते हैं और पिछले फवारे खराब किए जाते हैं। इस सीएम सिटी के अंदर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लाए जाते हैं ताकि यहाँ के जो नेता हैं, जो लोकल लोग हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको फायदा हो सके। कभी साइकिल स्टैंड बना रहे हैं, इतने हजारों की साइकिल खरीद ली, कोई साइकिल चलाने वाला नहीं, पार्क बना दिए, फूल बना दिए, उनके अंदर माली नहीं है, करण ताल बना दिया, उसकी सफाई नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है। एक करनाल में सिटी पार्क है दोस्तों, सेक्टर 12 का एरिया है जिसको हम कहते हैं पॉश एरिया, सबसे महंगा एरिया। वहां पर एक सिटी फाउंटेन के है सिटी पार्क के अंदर। मैं पिछले 20-25 साल से देख रहा हूं दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि वो एक महीना भी कभी चले होंगे। और थोड़े दिन पहले लाखों रुपए लगा के, कई लाखों रुपए लगा के वहां पर उनकी मोटरें बदली गई, पता नहीं कितने लाख रुपए लगे होंगे। दोस्तों एक बात समझने वाली है, बड़ी मामूली सी बात है। आप मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे गालियां भी देंगे, कोई बात नहीं, आपकी गालियों का भी स्वागत है। दोस्तों अंधों के लिए भी कभी सड़क बनी है? देखा आपने कि किसी देश का एग्जाम्पल देना मुझे दोस्तों। इस करनाल के अंदर पता नहीं कितने करोड़ रुपए से लेके करोड़ रुपए लगा के, और इस करनाल में उस सड़क पर चलने वाले लोगों की संख्या शायद 10 भी नहीं है। 10 लोगों के लिए ऐसा प्रोजेक्ट लाया गया कि अंधे सड़क पर चल सके। और उस सड़क के बीच में पेड़ भी आए, खंबे भी आए, गड्ढे भी आए, ऑफिस भी आए, और पता नहीं कितनी कितनी रुकावटें आई, रेहड़ियां भी आई, ये भी आई। अरे समझदार लोगों, इतने इंटेलिजेंट लोगों, आपका घर परिवार नहीं है, आपको परिवार चलाने का नहीं पता, आपको नहीं पता कि रोटी की कीमत क्या है, रोटी कैसे कमाई जाती है। रोटी कमाने के लिए सुबह 9 बजे उठना पड़ता है, 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक खटना पड़ता है, गालियां सुननी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना बहाना पड़ता है। आपने ये नहीं सोचा कि इतने करोड़ों रुपया जो आप इस बेहुदे और गंदे प्रोजेक्टों के ऊपर लगा रहे हो, करनाल के अंदर लाखों करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कमाया, कॉलोनियां काट काट के। हर जगह चारों तरफ कॉलोनियां काटी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। किसी से भी अगर किसी को कोई शक हो मेरे पास आ जाना, मैं नाम भी बता दूंगा, जगह भी बता दूंगा। और ये प्रोजेक्ट देखो दोस्तों, आप इन छोड़ो कॉलोनियों को, ये तो देखो जो भी पावर में आएगा ना, जो भी सत्ता में आएगा, चाहे मैं आऊं, चाहे आप आओ, चाहे कोई आओ, वो उसका दुरुपयोग करता है। आज इनको मौका मिला हुआ है, ये दुरुपयोग कर रहे हैं। शायद कल कांग्रेस आए, उसके लोग भी करें, मैं नहीं इस बात को कर रहा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उठना चाहिए इस चीज के खिलाफ। कहीं ना कोई आवाज तो बोलनी चाहिए। या हम देशभक्ति में हमने आंखें इस तरह से मूंद ली है क्या? मतलब अभी बहुत सारे लोग सो रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही, 3-4 बजने वाले हैं शायद, मुझे नींद नहीं आ रही। राहुल जी की मैंने बातें सुनी, अब उनको लोग पागल, पप्पू, ये वो पता नहीं क्या क्या कहते, लेकिन यार दिल की बात कही है उसने, आदमी ने क्या कहा। उसने रावण को किसने मारा? राम ने नहीं मारा, रावण को नहीं मारा। राम जी किसी को मार ही नहीं सकते थे, उनका ऐसा कैरेक्टर ही नहीं था। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने लोगों को जीना सिखाया, उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे जीना है। रावण को तो सही में उसके अहंकार ने मारा है। उसने सीता माता का अपहरण किया, ये भी अहंकार था। उसके बाद उसने पता नहीं क्या क्या अहंकारी बातें की। कंस को किसने मारा? कृष्ण जी ने नहीं मारा, उनको भी अहंकार ने मारा। ये चीजें हमें पता है, आज की जनरेशन को नहीं पता। हमने रामायण भी देखी है, हमने महाभारत भी देखी है, हमने बहुत सारे ऐसे एपिसोड हमारे इस जीवन में देख लिए। और मैं बड़ा भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि कहीं ना कहीं ये इस संस्कृति ने आकर, जिस संस्कृति को भी लाने वाली कांग्रेस थी, उस टीवी ने आकर कम से कम आज के बच्चे तो रील्स, स्टोरीज और पता नहीं क्या क्या, मेरे खुद के अपने बच्चे, मैं दूसरों को क्या दोष दूं? मेरे खुद के बच्चे गाड़ियों की रील्स और इसमें इंटरेस्टेड हैं, उनको भारतीय संस्कृति से और इससे कोई मतलब नहीं है। मैं किसको दोष दूं? दोष तो आखिर सरकार का ही होगा ना। ये माहौल किसको क्रिएट करना है? करनाल के अंदर इतने बुरे हालात हैं दोस्तों, कोई कैमरा नहीं काम करता, सिर्फ लूटने के अड्डे बने हुए हैं। हर जगह आप दूसरे दिन आपका चालान कट के आ जाएगा, हर दूसरे जगह। पुलिस यहां पर यातायात को नियंत्रण करने के लिए नहीं है, टारगेट है, चालान काटेंगे छिप छिप के।
कभी हेलमेट का चालान काट रहे हैं, कभी किसका चालान काट रहे हैं। अरे समझदार इंसानों, भारतीय जनता पार्टी के महानुभावों, आप जब चालान काट रहे हो 1,000 रुपए का, तो यार 1,000 रुपए का उसको हेलमेट दे दो। आपने पूरे करनाल को कंक्रीट के जंगल में बदल डाला। भगवान कसम, अगर कभी दिल से सोच के चलो ना, घर से सुबह निकलो और अपने आसपास के माहौल को देखो, इस गंदगी को देखो, इस वातावरण को देखो। सेक्टर 12 इतना प्रदूषित हो चुका है, हजारों लोग यहां पर धरने पर बैठे हैं, हजारों लोग। जी कच्चा नहीं होता, जिसको बोलते हैं हरियाणा में बोलते हैं कि मेरा तो जी कच्चा हो गया, कच्चा जी हो जाता है। लगता है कि ये भाग जाओ इस देश से, इस देश को छोड़ दो, मतलब उस देश को छोड़ दो जिसमें हमने जन्म लिया, ऐसा दिल करता है। दोस्तों एक बात बताओ, हमने आबादी में चीन को भी पीछे छोड़ दिया, चीन को आबादी में पीछे छोड़ दिया। मैं कहता हूं अगर इस देश को बचाना है तो कम से कम 15 साल के लिए जो कार्य संजय गांधी ने किया था ना, वो काम अब करना पड़ेगा। 15 साल के लिए नसबंदी करनी पड़ेगी, नसबंदी करनी पड़ेगी 15 साल के लिए अगले, तब ये देश बचेगा। नहीं तो जिस तरह से हम सारा दिन, पता नहीं आजकल के लोगों के माइंड में क्या क्या चीजें हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बेवकूफों की जैसे बात करते हैं। मुसलमान 8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुझे भी 4 पैदा करने हैं। अरे मुसलमान 8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप कानून बनाओ। किसने रोका आपको कानून बनाने के लिए? अगर आपने करना तो एक बच्चे की इजाजत दो, लड़का हो या लड़की हो। आप कठोर से कठोर 20 साल की सजा रखो। मर्डर, ये तो मर्डर से, अरे हम मर्डर नहीं कर रहे। राहुल गांधी ने सही कहा, मणिपुर में भारत को मारा गया, भारत माता को मारा गया। भारत माता मतलब वो मेरी भी माँ है। जैसे राहुल ने कहा ना कि एक मेरी माँ सोनिया यहाँ पे बैठी है, एक माँ को मेरी मणिपुर में मारा गया। इसी तरह हर रोज हमारी माँ को मारा जा रहा है, इस तरह से हर रोज भारत माता की हत्या की जा रही है। दोस्तों ये वही बीजेपी है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने अकाली दल, जिसने संविधान को जलाया, उसके साथ सरकार चलाई। मुफ्ती महबूबा सैयद जम्मू कश्मीर, जो आतंकवादी की खुली सपोर्टर है, उसके साथ सरकार चलाई। दोस्तों ये तो मुस्लिम लीग के साथ भी चला लेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको आपसे मतलब नहीं है। पूरे विश्व की सबसे अमीर पार्टी है। करनाल का ऑफिस आप देखो, 5 स्टार। क्यों बनाया, किस लिए बनाया? यहां पे इतने गरीब लोग पड़े हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश से कितना माइग्रेशन यहाँ पे हो गया। आप सब्जी मंडी में जाओ, कहीं जाओ, बुरे हालात, सड़क पर चलने की जगह नहीं है, पुलिस को टाइम नहीं है, पुलिस नेताओं जी के पीछे। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, कितने झूठे लोग हैं ये, और इनकी मतलब कितना झूठ बोलते हैं, ऑन कैमरा झूठ बोलते हैं। थोड़े दिन पहले की बात है, देखो दोस्तों, इस देश में समाज सेवा करना पाप है, क्राइम बोलते हैं जिसको, सबसे बड़ा क्राइम है। मैं कहता हूं अगर कोई समाज सेवा करने की सोचे, सबसे पहले तो उसके परिवार वाले उसका टांग खींचते हैं, उसके बाद उसका समाज उसकी टांग खींचता है, उसके बाद उसका शहर उसकी टांग खींचता है, उसके बाद कोई ना कोई उसको गोली मारता है, फांसी पर लटकाने आता है। अगर कोई थोड़ी सी भी बात सोच ले, हल्की सी भी बात सोच ले ना, तो उसको फांसी पर देने के लिए तुरंत लोग तैयार है। थोड़े दिन पहले की बात है, एक समाज सेवक है प्रगट सिंह जी सिख कौम से हैं, और प्रगट सिंह जी पिछले 20-22 सालों से, मैं सही आंकड़ों पे नहीं जाता दोस्तों, भावनाओं पे जाना, पता नहीं कितनी हजार लाशें निकाल चुके हैं, कितने हजार जानवर निकाल चुके हैं, कितने हजार उन माओं के उनके पूत दे चुके हैं जो कहीं ना कहीं इस सरकार से दुखी होकर। दोस्तों आत्महत्या का रेट भी सरकार में बढ़ा है। किसानों की आत्महत्या, किसी की भी आत्महत्या, किसान आंदोलन, कितना बड़ा आंदोलन मोदी जी ने क्या करवाया, सत्यानाश नहीं करवाया। देखिए दोस्तों कितनी नफरत पैदा करा दी, कितनी नफरत पैदा करा दी आपस में। हरियाणा को पंजाब से लड़ा दिया, भाईचारे को खत्म करवा दिया, और उसके बाद आकर टीवी पे आकर फिर हाथ जोड़ दिया गया। वाह मोदी जी वाह, क्या क्या खूबी आपके अंदर। और फिर हमारे भक्त फिर ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा किया मोदी जी आपने। अरे कुछ तो समझो यार, कुछ तो राजनीति को समझो। हर राजनीति को समझने के लिए राजनीतिक समझ की जरूरत नहीं है, कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, बहुत सारी सिंपल सी बातें होती हैं जिनको हमें समझना चाहिए, अपने आसपास देखना चाहिए कि ये तो भूखे लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जो पिछले 70 साल से इस देश को लूटने की कोशिश कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने नहीं लूटा होगा, मैंने तो कहा जिसको मौका लगता है सब लूटते हैं। इस देश में ईमानदार वही व्यक्ति है जिसको चोरी करने का समय नहीं लगता, मौका नहीं लगता। जिसको भी चोरी करने का यहाँ पर टाइम लग जाए, समय लग जाए, वो चोरी करने में देर नहीं लगाता दोस्तों। इसलिए आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा,
आपको इनके विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। दोस्तों, मैं करनाल की मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी। किसी पार्क में चले जाओ, किसी जगह चले जाओ, स्मार्ट सिटी के नाम से इतना बड़ा एक दफ्तर खोला हुआ है दोस्तों, करोड़ों रुपए की तनख्वाह दी जाती है। एक सिंगल प्रोजेक्ट, एक सिंगल कैमरा, एक सिंगल पार्क, एक सिंगल साइकिल, एक एनडीआरआई की सड़क है दोस्तों। उस सड़क को पिछले 20 साल से पता नहीं कितने बार रोज खोदते हैं, कभी उस पर फवारा चलाते हैं, कभी कुछ करते हैं। आप बारिश होती है, यहां पर पानी देखो, आप गड्ढे देखो, यहां पर इतने, हर सड़क पर गड्ढे। सेक्टर 13 हरियाणा का सबसे पुराना सेक्टर है शायद, मेरी जानकारी के हिसाब से, जो मैं समझता हूं। उस सेक्टर के अंदर भी हर रोज गड्ढे खोदे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसको दिए जाते हैं? अपने लोगों को। आप निकलिए करनाल से बाहर, किसी भी सड़क पे चले जाइए, ईंटों की फैक्ट्रियां, ब्लॉक की फैक्ट्रियां, किसकी हैं वो? पता करना किसकी हैं? सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हैं। सबने फैक्ट्रियां लगा दी, पूरे शहर को कंक्रीट में बदल दिया, जंगल में बदल दिया। 2 रुपए की ईंट को 14 रुपए में बेचना है, बस लगाना है दोस्तों। नई ईंट को उखाड़ के नई ईंट लगाते हैं। पानी चलाने के लिए पतनाला बनाओ, उसको उखाड़ के दूसरा लगाते हैं। पैसा कमाया जा रहा दोस्तों। आखिरी का 1 साल बचा लूटने के लिए। जितना लूट सके लूट लो, लोगों को मरने दो। टैक्स चले जाओ। लाइसेंस नहीं बन रहा, मेरे लड़के का लाइसेंस कैंसिल होने जा रहा है, 6 महीने होने जा रहे हैं, लाइसेंस नहीं बन रहा। वहां पर जाकर जाओ, ई दिशा के अंदर जाओ, वहां पर जाकर आदमी गश खा के गिर जाए, इतनी भीड़। ये कलर नहीं संभल रहे इनसे। जो कच्ची नौकरी पे नौकरी नहीं है लोगों के पास, भूखे मर रहे हैं लोग। बीए, बीएड, एमएससी, पता नहीं क्या क्या क्वालिफिकेशन लेके 12-12 हजार, 10-10 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं लोग स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में। वहां पर उनका शोषण हो रहा है। जो एडेड कॉलेज है वहां पर शोषण हो रहा है। हर व्यक्ति हर जगह शोषण हो रहा है। पेट्रोल ले लिया, टोल टैक्स ले लिया, ये ले लिया, ये टैक्स लगा दिया, वो टैक्स लगा दिया, ये ऑफिस खोल दिया, वो ऑफिस खोल दिया, मनोहर लाल जी की फोटो लगा दी, बस चमक गया हरियाणा। ये है नंबर 1 हरियाणा। किसको नौकरी मिली, किसको नहीं मिली, यही नहीं पता हमें तो। कौन सी नीति है इनकी नौकरी देने की, यही नहीं पता हमें तो। कब वैकेंसी निकलती है, यही नहीं पता हमें तो। इनके जो चेयरमैन है वो खुद रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, यही नहीं पता हमें तो। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, हमें तो यही नहीं पता। मोदी जी यहाँ से लोगों को जहाज में भर के दूसरे देश में ले जाते हैं, वहां पर तालियां बजवाते हैं, इस देश की बदनामी कराते हैं, ये भी नहीं पता हमें तो। फिर हम ताली बजाते हैं, किस लिए दोस्तों? मैं आपसे 1-2 बातें और कहना चाहूंगा। देखो, मैं पढ़ के तो बोलता नहीं और ना मैं लिख के बोलता। अब दोस्तों हर जगह यही इन्होंने हालात क्रिएट किए हैं और ये हालात और बिगाड़ेंगे। जहां जहां पर इनकी सरकार है वहां पे हिंदू मुसलमान का झगड़ा होगा, हिंदू और सिखों का झगड़ा होगा, जाटों का झगड़ा होगा, कभी राजपूतों का झगड़ा होगा, कभी गुजरों का झगड़ा होगा। एक छोटी सी बात दोस्तों, मिहिर सम्राट भोज, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, गुरु नानक, जो संत हुए, सूफी संत हुए इस देश में, जिन्होंने जन्म लिया, देश के लिए काम किया, लोगों को अच्छी शिक्षाएं दी, उनके नाम पे भी बढ़ा दिया, उनके नाम पे भी राजपूती हुआ, तलवारें लेके घूम रहे हैं। उनको किसने वाला मरवाया? इन्होंने तो मरवाया। किसने मरवाया? इन्होंने तो मरवाया। इनको नहीं पता वहां पे कि क्या नाम, उसके नामकरण पे क्या लिखा जा रहा है। वो पुलिस वहां पर क्या कर रही थी, वहां के एमएलए क्या कर रहे थे, जो वहां पे खुद उस एरिया के एमएलए हैं। शिक्षा मंत्री जी यमुनानगर से जाके वहां पे उद्घाटन कराए। ये जातिवाद नहीं है तो क्या? ये हर जगह फैलाया जा रहा है, बांटा जा रहा है लोगों को। दोस्तों, मैं आग्रह करना चाहता हूं आपसे आज। देखो, मेरी तो आपसे, मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं आपसे। एक उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं नजर आ रही है और ये लोग कहीं ना कहीं चलते नजर आ रहे हैं। हर व्यक्ति इनके खिलाफ गुस्से में है, हर व्यक्ति इनसे नाराज है। एक दोस्तों, मैं फिर भूल गया बात, मैं क्योंकि भूल जाता हूं बातों को, टॉपिक कहीं और चला जाता है। प्रकट सिंह जी की बात कर रहा था। प्रकट सिंह जी चीखे, चिल्लाए, चिल्लाना जायज है। जो आदमी समाज के लिए सुबह घर से निकलता हो, अपनी जान को जोखिम में डाल के नहरों में कूद मारता हो, 5-7 आदमी उसके साथ और बेचारे गरीब जुड़े हुए हैं, गाड़ी भी है, सिलेंडर भी है, गैस भी है, खाना भी है, पीना भी है, ये भी है, वो भी है। हो सकता है 12,000, 20,000 जितनी भी उन्होंने लाशें निकालनी है, हो सकता है 1,500 लोगों ने पैसे भी दे दिए हों। मैं नहीं मुकर रहा इस बात से, उनको भी नहीं मुकरना चाहिए, दे दिए होंगे, क्या फर्क पड़ता है दोस्तों। लेकिन वो काम क्या कर रहा है, काम क्या कर रहे हैं वो? ये तो देखो आप, वो ना मुसलमान देखता नहीं, हिंदू देखता नहीं, गाय देखता नहीं, भैंस देखता नहीं, बकरी देखता नहीं, कुछ नहीं देखता, जिंदा नहीं देखता, मुर्दा नहीं देखता, क्या नहीं देखता। मुर्दे के पास तो हम अपने हमारा खुद का बाप मर जाए उसको हाथ लगाने से डरते हैं।
उसको हम कहते हैं कि जल्दी ले चलो। देखो आप गांव में मौत हो जाती है, उसको घर में नहीं रखा जाता, ऐसे रहता है कि बस तुरंत कर दो काम फटाफट। दोस्तों, एक बीजेपी के नेता ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलवाऊंगा। करनाल की बात है और हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं श्री जगमोहन आनंद जी, उन्होंने करनाल ब्रेकिंग न्यूज पे कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से प्रगट जी को मिलवाऊंगा। और मुझे लगता है शायद महीने से ऊपर हो गया, आज तक ना तो मुख्यमंत्री जी के पास समय मिला और ना जगमोहन आनंद जी को शायद याद हो, भूल गए। क्योंकि झूठ बोलने की आदत है, सुबह से शाम तक पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं, और फिर झूठ बोलने के लिए उसको सच साबित करने के लिए और झूठ बोलना पड़ता है। जो आदमी सच बोलता है उसको तो जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, वो तो हमेशा सच बोल लेगा। तो दोस्तों, इन चीजों को आप समझो। दूसरी बात, मैं अपने समाज से एक आग्रह करना चाहता हूं दोस्तों, लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की है, ठीक है, और इसमें ये जो भी गठबंधन शठबंधन कुछ नहीं है, किसी की कोई कहानी नहीं है, किसी के बहकाव में आके फालतू की नारेबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो अपने रोड कौन से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हमने तो अपने 20-22 साल खो दिए, बिना बात के खो दिए। अब समझ जाओ, अब समझ जाओ, संभलो। समझने का मतलब ये है, पहचानो चीजों को। आने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो दीपेंद्र हुड्डा होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी, आपको पता ही है। अब इस चीज से अगर कोई आंखें मूंदे तो मूंदता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मौके को पहचानो और इनको इतनी बुरी तरह से हराओ, इतनी बुरी तरह से हराओ और बोल के हराओ, चुपचाप नहीं, खुल के मैदान में आओ, खुल के। हर व्यक्ति अपने घर पे झंडा लगाए कांग्रेस का, हर वो कांग्रेसी जो विश्वास रखता है हर अपने घर पे कांग्रेस का झंडा लगाए, कांग्रेस का प्रचार करे और खुले तौर पर इतने वोटों से जीतना चाहिए। 15 विधानसभाएं हैं हमारी कम से कम, जहां पर हम इफेक्ट डालते हैं। हम एमएलए की टिकट भी लाएंगे, एमपी की टिकट भी लाएंगे, गली में घोट के लाएंगे, इनकी गली में अंगूठा दे के लाएंगे। लेकिन आप लोग तो सपोर्ट करो ना इस चीज को। आपको पता है सरकार आने वाली है, उस सरकार में हिस्सेदारी करो। क्यों क्यों पीछे हटते हो? और जो ये चीजें, जो ये हरियाणा की बदनामी हो रही है, हमारे बच्चों की भविष्य खराब हो रहा है दोस्त, मैं तो मानता हूँ भविष्य खराब है। कितने देखो, अभी एक बच्चे कनाडा में बेचारे का इंसिडेंट हुआ, एक बच्चे ने इटली में आत्महत्या की, कितने केस आ गए, अमेरिका में कहीं कुछ हो रहा है, बच्चे डिप्रेशन में है, काम नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा काम सच में। कितने लोग यहाँ से जाके, आपने कितने लोगों की वीडियो फोटोज देख ली, कितने लोगों को आपने देख लिया जो नए बच्चे पिछले 2-3 साल, मान तो पुराने गए हैं, बहुत पुराने गए हैं, उनको काम मिल गया होगा और शायद इनको भी चलो 6 महीने साल में मिल जाए। भगवान से प्रार्थना है कि इनको काम भी मिले, इनका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन तो है ही दोस्तों। डिप्रेशन तो आपको अपने घर में हो जाता है। 2 दिन आप अपने घर में रह लें, आप डिप्रेस हो जाएंगे। 2 दिन आपका काम बंद हो जाए, आप डिप्रेस हो जाएंगे। 2 दिन आपका बच्चा बीमार हो जाए, आप डिप्रेस हो जाएंगे। और जब सारा दिन ही डिप्रेशन में रहना हो और जहां पर किसी को किसी के लिए समय ही ना हो, तो वो क्या करेगा वहां पे? आत्महत्या ही करेगा ना, या नशे करेगा, अपना भविष्य बर्बाद करेगा। यहां से जो जमीन बेच के गया अपने भाइयों का भविष्य खराब करेगा, क्या करेगा? मजबूरी है उसकी, वो कोई जानबूझ के थोड़ी कर रहा है, वो स्थितियां ऐसी करवाती हैं। तो दोस्तों, चीजों को समझो, ये चक्रों में मत पड़ो, यहाँ गठबंधन होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं होता भाई। अरे ना हमने होने देना। हमने इस बार क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर कट, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल खुल के सपोर्ट करनी है। खुल के कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस के विधायक बनाने हैं, कांग्रेस का एमपी बनाना है। और इस बार देखो दोस्तों, ना तो हमें नौकरी चाहिए सरकार से, ठीक है, हम इतने कैपेबल हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, हमारा डीएनए इतना स्ट्रांग है, हम अपना खा कमा सकते हैं। ये हमने दिखा दिया सरकार को। ये सरकार से नहीं, हमने 40 लाख रुपए अमेरिका जाने के लिए, डोंकी जाने के लिए, ये मनोहर लाल खट्टर जी ने, संजय भाटिया जी ने, या जो भी हमारे विधायक हैं, इन्होंने नहीं दिए। दोस्तों, यमुना की बात करते हैं। 9 साल से बीजेपी की सरकार है। पता है प्राकृतिक आपदा है, कभी भी आ सकती है, किसी पे भी आ सकती है, उस पे किसी का दोषारोपण करना गलत है। लेकिन क्या 9 साल से आपको यमुना नजर नहीं आ रही थी? 9 साल से यमुना के तट नजर नहीं आ रहे थे? 9 साल से ये जेसीबी यहां नहीं थी? 9 साल से कुछ नहीं था यहाँ पे, कुछ नहीं किया। और जब आपदा आती है तो आफत आके बनती है। आफत किस पे आती है? आफत इन लोगों पे थोड़ी आती है। इन लोगों ने तो गाड़ियों में चलना है,
और इन चबाड़ आए, आग लगे, कुछ हो, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ना। बिगड़ना तो उस व्यक्ति का है जो अंधभक्त है, जिसने आंखें बंद की हुई हैं, पानी में भी उसने डूबना है। घर में आग लगेगी तो आग भी उसके घर में लगेगी, ये तो उसके साथ होना है। तो हाथ जोड़कर निम्र निवेदन है आपसे, चीजों को समझो। रात का समय है दोस्तों, मैं भी शांति में था और मैं चाहता था कि शांति से आपसे बात करूं, और मुझे कोई व्यू की या इनकी कोई टेंशन नहीं है कि व्यू आते हैं नहीं आते। मैं तो ये समझता हूँ अगर मैं एक व्यक्ति को भी समझा पाया तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। तो दोस्तों इतना ही मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आप खुल के आओ मैदान में, खुल के। इस बार मौका नहीं चूकना। इस बार ये नहीं कहलाना कि हमने वोट नहीं दी, इस बार ये कहलाना कि वोट तो इन्होंने ही दी है, ये कहलवाना इस बार। और इस बार अपनी सरकार लानी है, अपना एमपी बनाना है, अपने एमएलए बनाने हैं 3-4, कैसे भी करके। हम संगठित हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे अंदर पावर है, हमारा डीएनए है। अरे ये रोज ये इतिहास छोड़ो यार, ये इतिहास में कुछ नहीं रखा। मैं आज फोटो में देख रहा था दोस्तों, मुझे बड़ा शौक है 1900 की, मैं फोटो में देख रहा था। मैंने एक चैनल है मेरा, रोड न्यूज लाइव चैनल के नाम से, यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है। आपको अगर पसंद आए तो आपको भी जाकर देखना, लाइक करना। मैंने 1930 की एक फोटो, 1900 उस नोट 1930, 1900 की एक फोटो, बहुत सारी ऐसे फोटोज हैं, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जहां पे हम, अगर आप देखें जितनी भी ये डेवलपमेंट है ना दोस्तों, जो भी हम देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, एसी देख रहे हैं, ट्रैक्टर देख रहे हैं, मोटरसाइकिल देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, पानी की टंकी देख रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, मतलब जो पेड़ पौधे अब लगने लगे हैं। पहले किक्कर होते थे, किक्कर सुना ना, वो किकरों वाला, कि किकरों के लठते आ रहे हैं लाडले, वो हरियाणा का गाना जो सुना है, यार हरियाणा तेरा यार हरियाणा तेरा, वो किकरों के लठी थे दोस्तों। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पे सफेदे के पेड़ भी नहीं थे। ये सारी की सारी चीजें अब आई हैं। 100 साल पहले का देखो आप, क्या थे आप, सारा दिन बिना बात की मगज मारी इतिहास। हम ये कभी राजपूत बन गए, कभी जाट बन गए, कभी ये बन गए, कभी वो बन गए। अरे हम रोड है यार, गर्व हमें, मैं नीरज चोपड़ा पे गर्व है, हमें उन अपने हजारों लाखों बच्चों पर गर्व है जिन्होंने हमारा नाम चमका दिया है। हमें ईश्वर सिंह जी पर गर्व है, हमें डॉक्टर शिवराम वर्मा जी पर गर्व है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महान शख्सियत है जिन पे हमें गर्व है, गर्व होना चाहिए। और हम आज रोड है ना, क्या शक है, रोड राज्य हैं। हर कई लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये तो 3 लाख या 5 लाख रोड राज्य हैं। हम तो सारे रोड राज्य हैं भाई, एक राजा नहीं, हम सारे राज्य हैं। लेकिन हमें अब राज्य हैं, हम मान लिया हमने अपने आप को, लेकिन अब हमें बन के भी दिखाना है। हमें इतिहास दोहराना है, इतिहास लिखना है। पहले भी लिखा गया होगा, पहले भी हमारी पीढ़ियां रही होंगी जिन्होंने इतिहास लिखा होगा, लेकिन वो ऐसा युग था, वो डिजिटल युग नहीं था। शायद उस इतिहास के प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है। और मैं इन प्रमाणों के कोई प्रामाणिकता नहीं मानता। इन 5-5 रुपए की किताबों की कोई वैल्यू नहीं समझता। ऐसे तो मैं 1000 किताबें एक दिन में पता नहीं कितनी छपवा मेरे से। तो दोस्तों बहसबाजी ना किया करो आपस में, एक दूसरे को नीचा मत दिखाया करो, एक दूसरे की टांग मत खींचा करो, एक दूसरे की बुराइयां मत किया करो। सोचो समझो और बड़ी समझ के साथ काम करो। एक आखिरी रिक्वेस्ट, राहुल जी का भाषण जरूर सुनना। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।